मेरा नाम जरीना है। मैं कराची शहर की रहने वाली हूँ। आज मुझे अपने बूढ़े बाप और अपनी बेवा भाभी की जो हकीकत पता चली थी वो मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है। मेरी आदत थी कि मैं अक्सर रात को देर से सोती थी। एक रोज रात के 2 बजे अपनी बेवा भाभी को अपने अब्बा के कमरे में जाते देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं जल्दी से बाहर निकली और पिलर के पीछे छुप गई और देखने लगी ये भाभी रात के 2 बजे अब्बा के कमरे में क्या करने जा रही हैं। अब्बा तो इशा की नमाज पढ़कर अपने कमरे में सोने चले जाते थे। दरअसल हमारे मामलात कुछ ऐसे ही थे। मेरे अब्बा बहुत ज़ईफ थे और वो रात को जल्दी सो जाते थे, लेकिन मैं कमरे में पानी की बोतल रखना भूल गई थी, बस इसीलिए कमरे से निकली थी। लेकिन जब मैंने भाभी को दबे कदमों अब्बा के कमरे में दाखिल होते देखा और फिर दरवाजा लॉक होने की आवाज सुनाई दी तो मेरे होश उड़ गए। इतनी रात को वो अब्बा के कमरे में क्यों गई थी? पहली बात मेरे जहन में यही आई कि शायद वो चोरी वगैरह करना चाहती हैं, लेकिन भाभी के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर वो अब्बा के कमरे से क्या चुरा सकती थी? मैं खामोश पिलर के पीछे ही खड़ी रही ताकि जब वो बाहर निकले तो मैं उन्हें रंगे हाथों पकड़ लूं और फिर उनसे पूछूं कि वो यहाँ क्या कर रही हैं। लेकिन मुझे खड़े खड़े आधा घंटा गुजर गया और भाभी अब्बा के कमरे से बाहर ही नहीं आई, तो मैं थक हार कर वापस अपने कमरे में चली गई। पता नहीं वो अंदर क्या कर रही थी और उन्हें कितना वक्त लगना था। नींद से मेरी हालत खराब हो रही थी। यही सब सोचते सोचते मैं बिस्तर पर लेटी और मुझे नींद आ गई। सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली तो मेरे जहन में यही सवाल मचलने लगा। मैं जल्दी से फ्रेश होकर कमरे से निकली तो अब्बा और भाभी खाने की टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। मेरी दूसरी भाभी भी वहीं बैठी थी। हर तरफ खामोशी थी, सब अपने खाने में मसरूफ थे, लेकिन मेरी नजर अपनी छोटी भाभी और अब्बा पर जमी हुई थी। वो दोनों एक दूसरे को नजरअंदाज करते खाना खा रहे थे। पहले मैंने सोचा कि सीधे सीधे भाभी से सवाल करती हूँ कि वो आधी रात को अब्बा के कमरे में क्यों गई थी, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि बड़ी भाभी भी यहीं बैठी हैं। वो तो छोटी से छोटी बात का अफसाना बना देती हैं और पूरे खानदान में नशर करती फिरती हैं। अगर ऐसी वैसी कोई बात खानदान में फैली तो बड़ी बदनामी होगी। जल्द ही मेरी शादी मेरी फुप्पो के बेटे से होने वाली थी। हम दोनों की मंगनी हो चुकी थी। अगर ऐसी वैसी कोई भी बात फुप्पो के कान में पड़ गई तो सबसे पहले मेरा ही रिश्ता टूट जाना था, क्योंकि फुप्पो रिश्ता सिर्फ और सिर्फ मेरे मंगेतर अली की पसंद की वजह से कर रही थी, वरना उन्हें अली के लिए कोई अमीर और गोरी लड़की चाहिए थी। इसीलिए मैंने खामोशी अख्तियार की और फिर खुद भी नाश्ता करके कॉलेज चली गई। सारे दिन की मसरूफियात और अली से फोन पर होने वाली बातचीत ने मुझे मजीद दोबारा कुछ सोचने का मौका ही नहीं दिया था। अली मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और दिन का काफी लंबा हिस्सा वो मुझसे फोन पर बात करने में गुजारता था। ऐसे ही रात हुई और जब मैं रात को सोने लेटी तो मुझे खुद ब खुद छोटी भाभी कोमल का ख्याल आ गया। कुछ सोचकर मैं अपने कमरे से बाहर निकली और एक कोने में होकर खड़ी हो गई। मैं देखना चाहती थी कि क्या कोमल भाभी आज रात भी अब्बा के कमरे में जाएंगी। मैं काफी देर खड़ी रही और फिर वही 2 बजे के करीब मैंने कोमल भाभी को अब्बा के कमरे में जाते हुए देखा और मुझे समझ आ गया कि ये रोज की बात है। मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हुई थी, क्योंकि अब्बा हद से ज्यादा सख्त मिजाज थे और बहुओं को तो बहुत ही ज्यादा सख्ती से रखते थे। कोई भी बहू उनके सामने आवाज नहीं निकाल सकती थी। मैंने शुरू से ही दोनों भाभियों को अब्बा से डरते देखा था। फिर कैसे इतनी रात को भाभी आराम से अब्बू के कमरे में जा रही थी, और जिस बात ने मुझे मजीद चौंकाया था वो उनके होठों पर लगी सुर्खी थी। जब से मेरे भाई का इंतकाल हुआ था मैंने अपनी बेवा भाभी कोमल को कभी सुर्खी पाउडर करते नहीं देखा था, लेकिन आज रात मैं उन्हें जिस तरह तैयार देख रही थी वो वाकई चुका देने वाली बात थी। वो एक दफा फिर अब्बा के कमरे में जाकर बंद हो गई थी और काफी देर के इंतजार के बाद मैं वापस अपने कमरे में आ गई थी और सोच में पड़ गई थी कि ये सब क्या चल रहा है। मेरे छोटे भाई खालिद के इंतकाल को तकरीबन 2 साल होने वाले थे। मेरा भाई मजदूर था। एक बंगले की तामीर के दौरान उस पर दीवार गिरने की वजह से उसका इंतकाल हो गया था। खालिद भाई के इंतकाल के बाद भी भाभी के घर वाले उन्हें अपने साथ नहीं ले गए थे, क्योंकि उनके माँ बाप जिंदा नहीं थे। भाई और भाभी थे और वो दोनों ही उनकी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते थे। उस वक्त मेरे अब्बा ने खुद आगे बढ़कर ये फैसला किया था कि कोमल अब भी यहीं रहेगी।
बड़ी भाभी इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि खालिद भाई के इंतकाल के बाद उन्हें लगा था कि अब बस वो अकेली ही इस घर की मालकिन बन जाएंगी, क्योंकि मेरी अम्मा नहीं थी और मैं भी शादी करके जाने वाली थी। अगर कोमल भाभी अपने घर वापस लौट जाती तो सब कुछ खुद ब खुद बड़ी भाभी का हो जाना था, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अब्बा के फैसले के खिलाफ कुछ कहती। इसीलिए सबने खामोशी से अब्बा के फैसले को कबूल कर लिया था। अलबत्ता कोमल भाभी अपने शोहर के इंतकाल के बाद बहुत ही खामोश हो गई थी। वो बस खामोशी से घर के काम काज करती और अब्बा के सिवा किसी से भी बात नहीं करती थी। उन्होंने सजना संवरना और तैयार होना भी छोड़ दिया था, जबकि वो बहुत ही हसीन और जवान थी। उनकी उम्र महज 22 साल थी। मेरी अपनी दोनों भाभियों से कुछ खास ताल्लुकात नहीं थे। मैं बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी और अपने मंगेतर अली से बातें करती रहती थी। लेकिन अब मुझे कोमल भाभी के किरदार में बहुत दिलचस्पी हो गई थी। वो रात को अब्बा के कमरे में क्या करने जाती थी और आधी रात को वो किस खुशी में इस कदर तैयार होती थी। ये वो सवाल थे जिन्होंने मुझे बेचैन कर दिया था। मैंने 23 दिन इसी तरह भाभी पर नजर रखी और इस हकीकत ने मुझे हैरान कर दिया था कि वो हर रात ही अब्बा के कमरे में जाती थी। और जब एक दिन मुझसे रहा ना गया तो मैंने कोमल भाभी से अकेले में पूछ लिया कि आप रात को अब्बा के कमरे में क्यों गई थी। मेरा सवाल सुनकर भाभी के चेहरे का रंग बदल गया था। कहने लगी, जरीना तुम्हें क्या हो गया है, कैसी बात कर रही हो। मैंने भाभी से कहा कि मैंने खुद आपको अब्बा के कमरे में जाते हुए देखा है। आप इतनी रात को वहाँ क्यों गई थी। पहले तो वो गड़बड़ा गई और फिर कहने लगी, वो दरअसल अब्बा की कमर में दर्द रहता है और अब्बा खुद रात को मुझे मसाज करने के लिए बुलाते हैं। मैं तो बस इसीलिए जाती हूँ, लेकिन ये बात मैंने कभी किसी के सामने नहीं कही। तुम्हें तो मालूम है कि बड़ी भाभी बात का पतंगड़ बना देती हैं। बिला वजह मेरे किरदार को लेकर उल्टी सीधे बातें करती। ये कहकर वो शर्मिंदा सी सर झुकाई चली गई थी। भाभी की बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं एक अच्छी बेटी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अब्बा की इकलौती बेटी थी। उनकी देखभाल का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन मैंने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। अब्बा की कमर का मसाज तो दूर, मैंने कभी उनके पाँव भी नहीं दबाए थे, जबकि भाभी तो जब से इस घर में आई थी अब्बा का बहुत ख्याल रखती थी। शायद इसीलिए अब्बा भी अपने दर्द के बारे में भाभी से कहते थे। ये सब सोचकर मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी हो रही थी। अपने अब्बा का ख्याल रखने की बजाय मैं उनकी जासूसी कर रही थी, अपनी भाभी पर नजर रख रही थी और इस तरह के सवाल जवाब करके मैंने उन्हें शर्मिंदा भी कर दिया था। मैंने भाभी से माफी मांग ली थी और भाभी ने बस यही कहा था कि इस बारे में किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं जानती थी कि उनका इशारा बड़ी भाभी की तरफ था। मैंने उनसे वादा कर लिया कि मैं बड़ी भाभी के सामने कुछ भी नहीं कहूँगी। बात आई गई हो गई और ऐसे ही 15 दिन गुजर गए। न मैंने दोबारा कभी भाभी की जासूसी की और न ही इस बारे में दोबारा पूछने की कोशिश की। लेकिन फिर एक दिन पता नहीं कैसे बातों ही बातों में मैंने अली के सामने अब्बा और भाभी का जिक्र कर दिया। मैंने उसे ये बात बता दी। मेरी बात सुनकर अली उछल पड़ा और कहने लगा, ये कोई मामूली बात नहीं है। तुम्हारी बेवा भाभी का आधी रात को तुम्हारे अब्बा के कमरे में मसाज करने जाना, क्या तुम्हें ये मुनासिब लगता है? अगर तुम्हारे अब्बा को कोई परेशानी थी तो वो तुम्हें भी कह सकते थे। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, मामू जान की कमर में कोई मसला नहीं है। वो तो हट्टे कट्टे हैं और रोज ही मेरी उनसे मुलाकात होती है। क्या तुम्हारे सामने कभी तुम्हारे अब्बा ने कमर दर्द का जिक्र किया है? अली की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। वाकई मेरे अब्बा तो बिल्कुल फिट फाट थे। उन्होंने कभी कमर दर्द के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया था। अली ने मेरे दिल में एक दफा फिर शक डाल दिया था। वो कहने लगा, अपनी भाभी पर नजर रखो, जवान औरत है, बेवा है। ऐसा ना हो कि तुम्हारी आंखों में धूल झोंकते हुए वो तुम्हारे अब्बा की जायदाद के कागजात वगैरह चुरा ले और फिर यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। क्योंकि अब उनका शोहर जिंदा नहीं है, इसलिए उनके हाथ ज्यादा कुछ नहीं आएगा और तुम्हारे अब्बा की अच्छी खासी जायदाद है। अली की बात सुनते ही मैं उछल पड़ी थी, क्योंकि अब्बा की अलमारी में घर के कागजात वगैरह रखे हुए थे और इस बात से